नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है दशा। तो दशा वास्तविकता में होती क्या है? ज्योतिष में दशा का उपयोग किसी घटना की समय अवधि जानने के लिए किया जाता है, अर्थात जीवन में जातक के कौन सा सुख या कौन सा दुख कितने समय तक उसे मिलेगा, इसकी गणना करना ही दशा कहलाता है। वैसे तो ज्योतिष में कुल 43 अलग अलग तरह की दशाएं बताई गई हैं, जिनमें विंशोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा, शतोत्तरी, द्वादशोत्तरी, पंचोत्तरी, चरदशा, कालचक्र दशा, निर्णयनशील दशा, दृग, त्रिभंग, नारायण दशा, योगिनी दशा जैसी बहुत सी दशाओं का विवरण मिलता है। इन सभी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विंशोत्तरी दशा ही है, जिसका उपयोग लगभग सभी ज्योतिषाचार्यों द्वारा किया जाता है। किंतु कुछ ज्योतिषाचार्यों का यह भी मानना है कि जिन जातक या जातिका का जन्म रात में हुआ हो, उनके लिए अष्टोत्तरी दशा ज्यादा उपयुक्त जानकारी देती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये दशाएं होती क्या हैं और हमारे जीवन पर किस प्रकार से असर करती हैं। क्यों कहा जाता है कि यह दशा आपके लिए अच्छी होगी और इसमें आपको संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि यह ग्रह आपके पक्ष में नहीं है। तो इसे समझने के लिए आपको पहले ज्योतिष, ग्रह और नक्षत्रों को समझना होगा, जिसके लिए कई घंटों की वीडियो भी शायद कम पड़ जाए। इसीलिए हम इसे संक्षिप्त में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ दर्शक इससे सहमत ना हो, किंतु जब तक आप बेसिक्स को नहीं जानेंगे तब तक आपको आगे का ज्योतिष समझ में नहीं आएगा। तो हम शुरू करते हैं कि वास्तविकता में यह सारी चीजें प्रारंभ कहाँ से होती हैं। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष दोनों ही दो अलग अलग तरह की विधाएं हैं, जिसमें वैदिक ज्योतिष में हमारे ऋषियों ने संपूर्ण सौर मंडल को कुल 12 भागों में बांट दिया था, जिन्हें ज्योतिष में भाव कहा जाता है, जिन्हें आप कुंडली में देखते हैं। वह हमारे सौर मंडल का ही मानचित्र है। मानचित्र अर्थात एक नक्शा है, ताकि हम यह पता लगा सकें कि इस समय सूर्य, चंद्र, गुरु या शनि जैसे ग्रह सौर मंडल के किस हिस्से में मौजूद हैं, जिन्हें बाद में राशियों के रूप में संबोधित किया गया है। तो संपूर्ण सौर मंडल यहाँ 360 डिग्री का होता है। इसे जब 12 भागों में विभाजित या डिवाइड किया गया, तो हमें प्रत्येक राशि या भाव में 30 डिग्री प्राप्त होगा। तो उन्होंने उस 30 डिग्री के क्षेत्रफल, एरिये को एक राशि के नाम से संबोधित किया और यहाँ पर 12 अलग अलग तरह की राशियों का निर्माण किया, ताकि हमें यह बड़ी आसानी से समझ में आ जावे कि कौन सा ग्रह इस समय कहाँ है। उदाहरण के लिए, किसी ने पूछा कि मंगल इस समय कहाँ है, तो सौर मंडल में उसकी स्थिति जानने के लिए नासा या इसरो वालों को अपने सैटेलाइट को भेजकर उसकी लोकेशन पता लगाने के लिए हजारों डॉलर खर्च करना पड़ेंगे। किंतु हमारे ऋषियों के अनुसार इसे आसानी से पता लगाया जा सकता था, क्योंकि मंगल इस समय कर्क राशि में मौजूद हैं, अर्थात मंगल उत्तर दिशा में मौजूद हैं। फिर मंगल की स्थिति को और अधिक सूक्ष्मता से जानने के लिए उन्होंने नक्षत्र बनाए, क्योंकि एक राशि का कुल स्पान या विस्तार, या फिर आप एरिया मान सकते हैं, 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ मंगल कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि उस 30 डिग्री के भीतर पूरी कर्क राशि बन रही है। तो कर्क राशि में मंगल है, अर्थात वह 30 डिग्री के भीतर कहीं भी हो सकता है। किंतु वह इस समय कहाँ है, तो उसके लिए उन्होंने राशियों को भी नक्षत्रों में विभाजित कर दिया, जिसमें एक नक्षत्र का कुल स्पान या एरिया या उसका विस्तार 13.20 डिग्री का होता है। इस प्रकार एक राशि तो 30 डिग्री की हुई, तो एक राशि में 2 से अधिक नक्षत्र अवश्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक नक्षत्र जो बना वो 13.20 डिग्री का बना।
तो अब आप और अधिक सूक्ष्मता अब यदि आप और अधिक सूक्ष्मता से इसे जानना चाहें तो आप यह भी जान सकते हैं कि इस समय जो मंगल है वह कर्क राशि के पुष्य नक्षत्र में है। तो अब आप समझ गए हैं कि पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में जहाँ पर भी है मंगल ठीक उतनी ही मतलब उस एरिए में जो है उस एरिए के जो 30 डिग्री का स्पान है आकाश का उसमें जहाँ पुष्य नक्षत्र उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो पुष्य नक्षत्र होता है कर्क राशि में 3.20 डिग्री से प्रारंभ होकर 16.40 डिग्री तक चलता है। तो यहाँ इसी के बीच में आपका मंगल मिलेगा। तो अब आपको और अधिक सूक्ष्मता आपने देख लिया इसे। अब यहाँ पर यदि आप और अधिक सूक्ष्मता से देखना चाहें तो मंगल की आपको बिल्कुल ही सटीक पोजीशन या स्थिति क्या है इसे समझने के लिए उन्होंने एक नक्षत्र को भी 4 पदों में अलग अलग बांट दिया और यहाँ पर पद का मतलब पैर होते हैं, इसीलिए इन्हें कहीं जगह पर चरण भी कहा गया है। तो एक नक्षत्र को 4 चरणों में या 4 पदों में निर्माण किया उन्होंने। इसमें एक पद का स्पान विस्तार या एरिया 3.20 डिग्री का होता है, मतलब 3.20 डिग्री का जो होता है वह एक पद का स्पान या एरिया होता है। तो इस प्रकार अब आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इस समय मंगल कर्क राशि के पुष्य नक्षत्र के दूसरे पद में है। तो अब यहाँ पर मंगल की आपको सटीक जानकारी मिल जाएगी कि मंगल वास्तविकता में इस समय ब्रह्मोत्तर में किस स्थान पर मौजूद है। ज्योतिष में इस प्रकार कुल 27 नक्षत्र बताए हैं। इसके अतिरिक्त एक 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र भी कहा गया है, किंतु उसका उपयोग ज्योतिष में नहीं होता है। यहाँ पर 2 अलग अलग तरह के विचारधाराएं चलती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नक्षत्रों का जो जन्म है वह पहले हुआ है और राशियों का जन्म बाद में हुआ है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर राशियां पहले आई थी और उन्हें जो है उन्हें और अधिक विस्तारित करने के लिए उसमें नक्षत्र जोड़े गए थे। तो यहाँ पर 2 अलग अलग तरह की विचारधाराएं चलती हैं। अब यहाँ तक तो आपको राशि, नक्षत्र और पद क्या होते हैं यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। हालांकि यह विषय बहुत वृहद है और इसे समझने के लिए हमने बहुत लंबा समय भी व्यतीत किया है, क्योंकि अभी आपने केवल इसका एक अंश मात्र ही जाना है। इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जिससे यह ज्योतिष बना है, क्योंकि इस ज्योतिष के विस्तार का कोई अंत नहीं है। किंतु यहाँ आपको इस बात की जानकारी हो गई है कि राशि, नक्षत्र और उनके पद क्या होते हैं। अब यह दशा क्या होती है उसे जानने के लिए आपको इन्हें समझना अति आवश्यक था। इसी कारण से हमें आपको यह बीच में ही समझाना पड़ा कि वास्तविकता में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब हम हमारे मुख्य बिंदु या पॉइंट पर आते हैं, जो कि था कि दशा होती क्या है। तो आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस भी ग्रह की राशि, नक्षत्र और पद में था उस अनुसार आपकी विंशोत्तरी दशा का क्रम का निर्धारण होता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ मन का कारक कहा गया है और आपका मन ही यह तय करता है कि कौन सी चीज आपको प्रिय है और कौन सी चीज आपको अप्रिय है। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। बाकी जो दशाएं हैं वो अलग अलग ग्रहों से भी होती हैं, किंतु उन दशाओं का इतना फर्क नहीं पड़ता है। इसी कारण से विंशोत्तरी दशा जो कि चंद्रमा के नक्षत्र से देखी जाती है उसका सबसे ज्यादा फर्क देखा गया है। इसी कारण से यहाँ पर विंशोत्तरी दशा को ही सर्वाधिक मान्यता दी जाती है। तो अब यहाँ पर आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस भी राशि के में, जिस भी नक्षत्र में और जिस भी पद में था
उस अनुसार आपकी विंशोत्तरी दशा का क्रम का निर्धारण होता है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि आपका जन्म दिनांक 5 सितंबर 1983 को सुबह 5 बजे हुआ था। तो इस दिन इस समय चंद्रमा कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र के पहले पद में थे। तो यहाँ अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र माना गया है। तो हम कह सकते हैं कि आपके जन्म के समय सबसे पहली दशा आपकी बुध की ही होगी। उसके बाद केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और उसके बाद फिर बुध की दशा होगी। यह क्रम इसी प्रकार लगातार चलता रहता है। तो अब मान लेते हैं कि आपका जो बुध की दशा आपके पहले जो सबसे पहली दशा जो थी आपकी बुध की शुरू हुई थी। अब आपके जन्म के समय यदि बुध किसी अच्छे भाव में बली होकर मित्र राशि में या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो था तो आपकी बुध की दशा बहुत अच्छी जाएगी और आपके जन्म के बाद आपके परिवार की उन्नति होगी। किंतु इसी के विपरीत यदि आपका बुध कमजोर, पीड़ित, पाप ग्रहों से दृष्ट या 6-8-12 के स्वामी के साथ या 6-8-12वें भाव में था तो आपके जन्म के बाद आपकी परिवार की स्थिति और खराब होती जाएगी और आपका बचपन का वह समय जब तक बुध की दशा चली होगी तब तक वह समय आपका खराब ही गया होगा। इस प्रकार आपकी अच्छी या बुरी दशा का निर्धारण जो होता है वह आपके इसी प्रकार से होता है। तो आप अपने जन्म के समय जिन ग्रहों को अपने साथ ले आए थे उनकी स्थिति के अनुसार आपकी दशा का निर्धारण होता है और वह सभी ग्रह अपनी अपनी स्थिति अनुसार आपको अच्छा या बुरा फल देने के लिए बारी बारी से आते रहते हैं। इसी को यहाँ पर दशा कहा गया है। देखिए यहाँ पर दशा को आप कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि 7 अलग अलग तरह के आईने हैं जिनके जरिए आप दुनिया को देखेंगे। तो यहाँ पर जब आप किसी आईने के थ्रू देखते हैं उस आईने में कितनी गंदगी जमा है उससे आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देगी, अर्थात आपको दुनिया धुंधली या बेकार दिखाई देगी क्योंकि आप उस आईने के पीछे से उस कांच के पीछे से उसे देख रहे हैं। किंतु जो ग्रह आपके अच्छी स्थिति में हैं उन ग्रहों के पीछे से जब आप दुनिया को देखेंगे तो आपको दुनिया एकदम साफ साफ नजर आएगी। इसी कारण से यहाँ पर दशा का विशेष महत्व होता है और कुंडली में जो भी ग्रह आपके अच्छी स्थिति में होते हैं वह उन साफ आईनों की तरह होते हैं जिनसे आप बाहर की दुनिया को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। जबकि जो ग्रह आपके खराब स्थिति में होते हैं वह उन गंदे कांच या आईनों की तरह होते हैं जिनसे आप बाहर की वस्तुओं को ठीक तरह से नहीं देख पा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सामने जो दुनिया है वह बहुत खराब है। जबकि यहीं पर आप उन साफ कांच के बाहर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि दुनिया बहुत अच्छी है। तो इसी कारण से आपकी कुंडली के अच्छे और बुरे ग्रह आपको दुनिया अच्छी और बुरी बताते हैं, अर्थात आपकी ज़िंदगी में जितनी परेशानियां हैं यह इसी कारण से है क्योंकि आप दशा में उस कांच के पीछे से दुनिया को देख रहे हैं। अब देखिए, वैसे तो ज्योतिष में दशा के कई सारे अर्थ लिखे हुए हैं किंतु दशा का अर्थ होता है कि आप अपनी कुंडली में जन्म के समय ग्रहों को जिस भी स्थिति में अपने साथ लेकर आ गए थे, अब वह ग्रह अच्छे थे या बुरे, वह एक एक करके अपनी अपनी बारी से आपको अपने गुणों और अवगुणों के आधार पर फल देना चाहते हैं और इसे बदला नहीं जा सकता है। अर्थात यहाँ पर हम आपको यह बता रहे हैं कि आपकी दशा जो है वो कुछ भी हो जाए, मतलब आपका गोचर बदल जाए, आपका वास्तु बदल लीजिए, आप किसी भी उपाय को कर लीजिए,
ये केवल आपको कुछ समय के लिए रिलीफ देंगे, किंतु यह परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं है, अर्थात यह स्थायी इलाज नहीं है। यह आपको केवल कुछ समय के लिए ही आपको मदद कर सकते हैं, किंतु यह आपकी दशा को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आपको अपनी दशा को स्वीकार कर लेना चाहिए, अर्थात आपको उसी के अनुसार ढल जाना चाहिए। अब भारतीय ज्योतिष में दशा का अर्थ बताया गया है कि आपका फोकस कहाँ होगा, अर्थात आपकी कुंडली में जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, वह जिस भी भाव का स्वामी होकर जिस भी भाव में जाकर बैठा है, उस भाव पर आपका पूरा फोकस रहेगा। उदाहरण के लिए कोई ग्रह की दशा चल रही है और वह ग्रह 5वें भाव में जाकर बैठा है, तो इस समय आपका पूरा फोकस 5वें भाव पर ही रहेगा। इसी को दशा कहा गया है, अर्थात आप उस ग्रह के पूरे तरह से स्वरूप में आ जाएंगे। अब इसमें यदि आपको मंगल की दशा चल रही है तो लड़ना ही आपका प्रथम कर्म होगा, फिर भले आप बातों से लड़ें या हाथों से लड़ें, ये अलग बात है, किंतु इस दशा में हर बात को आप कहीं ना कहीं विवाद से जोड़कर देख सकते हैं। वहीं उसके बाद आप इसमें जो ग्रह आपके साथ उस ग्रह के साथ बैठे हैं, उनका फल भी जुड़ता ही चला जाएगा। जैसे कि यदि इस समय आपके मंगल की दशा चल रही है तो स्वाभाविक सी बात है, जैसा कि हमने बताया, कि आपको इस बार हर चीज जगह लड़ना ही होगा, हर जगह अपना पराक्रम ही दिखाना होगा। कि नहीं, यदि आपको गुरु की दशा चल रही है तो गुरु में आपको ज्ञान ही देना होगा। यह आपके धर्म के लिए ही आपसे काम करवाएगा, फिर आपको भले ही पसंद हो या ना हो, पर इस दौरान आपको पूरी तरह से एक धार्मिक व्यक्ति की तरह ही बनना होगा। भले ही आप ऊपर से कुछ भी हो, किंतु अंदर से आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं यह देखने को मिलेगा। सूर्य की दशा में आपको जिम्मेदारियां तो उठानी ही होंगी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटियां लेनी ही होगी। यहाँ पर यदि बुध की दशा चल रही है तो आपके अंदर एक बार फिर से बचपना उभर कर सामने आ जाएगा और आपको फिर बहुत कुछ नया सीखना पड़ेगा। इस दौरान कई सारे लोग नए नए तरह के कोर्सेस करना चाहते हैं या कुछ अलग सीखना चाहते हैं। चंद्रमा की दशा है तो चंद्रमा के पास केवल भावनाएं ही हैं। आपके कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी विराजमान है, इस दौरान पूरी आपकी भावनाएं उसी भाव से जुड़ी हुई रहेंगी। वहीं यदि आपको शनि की दशा चल रही है तो शनि को यहाँ ज्योतिष में सर्वेंट या आम आदमी बताया गया है। तो फिर आप भले ही सुपर रिच हो या आपके पास कितना ही ज्ञान हो, आप कितनी ही ऊंची पोस्ट पर हो या आप कितने ही बड़े अमीर आदमी क्यों ना हो, आपको यह एहसास करा देगा कि इस धरती पर आप कुछ भी नहीं हैं। तो इसलिए शनि की दशा में अक्सर यह आपको खास से आम बना देगा। राहु की दशा चल रही है तो राहु छल है, राहु भ्रम है। तो ऐसी दशा में आप ऐसे काम करने के लिए तत्पर हो जाएंगे जिनका कोई आधार नहीं हो, क्योंकि राहु का सर नहीं है, माफी चाहेंगे, राहु का के पैर नहीं है, केवल सर है। तो इस दौरान आप हर वो काम करना चाहेंगे जिसके कोई आधार ना हो। जब राहु की दशा खत्म होगी तो आपको एहसास होगा कि आपसे कहाँ गलती हो गई। वहीं यदि केतु की दशा हो तो केतु को यहाँ आत्मा बताया गया है, प्रेत आत्मा। तो आप ऐसे काम करेंगे जो किसी की समझ में नहीं आते। जैसे कि कुछ तांत्रिकों और ज्योतिषियों का मतलब अघोरियों का मानना है कि इस धरती पर प्रत्येक जगह पर कहीं ना कोई ना कोई अतृप्त आत्मा अवश्य रहती है, किंतु हमें दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर भी केतु की दशा में आपको वही एहसास कराएगी और अक्सर ऐसे लोग खुद से ही बातें करने लग जाते हैं या ऐसे काम करने लग जाते हैं जो कि जनमानस के समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि केतु का सिर नहीं है, इसलिए लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। तो सभी ग्रहों का अपना स्वाभाविक फल है और उसी के अनुसार चलना होगा। अब इसमें कुछ विपरीत भी है, जैसे कि कोई ग्रह की दशा चल रही है तो आपको यह देखना होगा कि उस ग्रह का स्वभाव कैसा है, क्योंकि अगर आपको शनि की दशा चल रही है और आप चाहें कि आपको बहुत सा पैसा मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। हम उदाहरण के लिए आपको कुछ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक ग्रह का अपना एक स्वभाव होता है और वह अपने स्वभाव के अनुसार ही फल दे पाता है। उदाहरण के लिए पंचम भाव में आपकी मकर राशि है और आपको पंचम भाव की ही दशा चल रही है
तो पंचम भाव की दशा यहाँ पर क्या बताया गया है, तो पंचम भाव में आपकी प्रसिद्धि बताया गया है। पंचम भाव की दशा में यहाँ पर बताया गया है कि आपको फेम मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, आपकी उन्नति होगी। किंतु यहाँ आपकी पंचम भाव की दशा चल रही है और आपको केवल और केवल मेहनत ही करनी पड़ रही है, आपको प्रसिद्धि नहीं मिल रही है। तो आप जानना चाहेंगे कि पांचवें भाव की दशा होने पर भी मुझे प्रसिद्धि क्यों नहीं मिल रही, मेरी पदोन्नति क्यों नहीं हो रही है। तो इसे सोचने का प्रयास करें कि आप सोचें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए आप यह देखिए कि उस भाव में, उस जगह पर कौन सा ग्रह विराजमान है। यदि वहां पर शनि विराजमान है या शनि की राशि है, तो स्वाभाविक सी बात है कि शनि का एक ही काम है, आपको प्रेशर देना और आपसे लगातार मेहनत करवाना। तो अब ऐसी स्थिति में आपको लगातार मेहनत ही करनी होगी और आप पर लगातार प्रेशर बना रहेगा, फिर भले ही आपकी पांचवी भाव की दशा ही क्यों नहीं चल रही हो, क्योंकि शनि इन सब के लिए बना ही नहीं है। तो शनि सिर्फ मेहनत करवाने के लिए और प्रेशर देने के लिए ही है, उससे अधिक कुछ नहीं। फिर हो सकता है कि इस मेहनत के लिए बाद में आपको कोई याद करे, आप फेमस हो, किंतु इस समय तो आपको शनि फेम नहीं दे सकता, क्योंकि यह शनि के कार्यतत्वों में नहीं आता है। तो सभी जो दशाएं हैं वो अलग अलग भावनाएं प्रदर्शित करती हैं और सभी ग्रहों का अपना स्वभाव है। यदि आप गलत ग्रह से गलत उम्मीद कर रहे हैं, फल की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह गलती आपकी है, उस ग्रह की नहीं है। क्योंकि यदि आपको बुध की दशा चल रही है और आप सोच रहे हैं कि इस दौरान मैं खूब मेहनत कर लूं, कड़ा परिश्रम करके मैं जिमिंग ज्वाइन कर लूं, तो यह आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको मंगल का चाहिएगा और यहाँ पर बुध इस तरह से कार्य नहीं करता है। तो आप करेंगे भी, आप स्टार्ट भी करेंगे, पर कुछ समय बाद वो बंद हो जाएगा। तो प्रयास कीजिए कि आप ग्रह देखें कि आपकी दशा कौन सी चल रही है और उस दशा के अनुसार ही आप उस फल की कामना कीजिए। क्योंकि आप अगर किराने की दुकान पे खड़े होके आप पेट्रोल मांग रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका काम नहीं है, उसके लिए आपको पेट्रोल पंप ही जाना होगा। यहाँ पर ग्रह भी कुछ इसी प्रकार कार्य करते हैं। तो आप अपना समय बर्बाद ना करें यह सोच सोचकर कि इस दशा में मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वह ग्रह उस चीज के लिए बना ही नहीं है। अब ग्रह जहाँ बैठा है उसकी स्थिति अनुसार भी आपकी सोच बदलती चली जाएगी। इसे हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, क्योंकि देखिए हम आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहे हैं कि आपकी जो दशाएं हैं वो आपसे क्या उम्मीद रखती हैं और आपको उनसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए, आपके ग्रह कुंडली में कहीं भी बैठा होता है, उस अनुसार आपकी सोच वहां बदल जाती है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को पता चलता है कि कुछ लोग उसकी कामयाबी से जलते हैं और उसके बारे में बुरा भला कहते रहते हैं। इस समय उसे चंद्र में गुरु की दशा चल रही है, तो चंद्र तो यहाँ पर केवल भावनाएं हैं, उसमें जिस भी ग्रह की दशा होगी उसके अनुसार उसकी भावनाएं बदलती जाएगी। किंतु यहाँ गुरु किस राशि में है उसका असर आप पर अवश्य दिखेगा। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि चंद्र में गुरु की दशा चल रही है और गुरु स्वराशि का है, तो जातक ऐसी स्थिति में जातक लोगों का भला ही करने की इच्छा होगी, वह यही सोचेगा कि जो जैसा बोलता है उसे बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं यदि गुरु नीच राशि में है तब यह इंसान सोचेगा कि इस जो लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं उन्हें एक दिन भगवान उन्हें सजा अवश्य देगा, क्योंकि वह शनि की यहाँ पर गुरु शनि की राशि में है, तो शनि के दिल में सिर्फ कड़वाहट ही भरी पड़ी है। वहीं अब गुरु यदि बुध की राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति विचार करेगा कि क्यों ना हम उन्हें जाकर एक बार समझाएं कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी सीख लो, हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, फिर आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि बुध जो है वह सिखाने का कार्य करता है, अब यहाँ पर गुरु जो हो यदि मंगल की दशा में हो तो ऐसे लोग जो हैं वो सोचेंगे कि चलो ऐसा करते हैं कि आज इनको जाकर सबक ही सिखा देते हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं, और उनसे भी पूछ लेते हैं कि आप चाहते क्या हो। अब यहाँ पर गुरु की दशा हो और गुरु जो हो वो शुक्र की राशि में हो, तो ऐसे लोग सोचेंगे कि यदि मेरे पास पैसे होते ना तो मैं ऐसे लोगों के बीच ही नहीं रहता, बल्कि कहीं अच्छी जगह रहता और वहीं से लोगों की भलाई करता, ताकि इन लोगों की बातें मुझे सुनना न पड़ती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु और शुक्र में शत्रुता है,
तो यहाँ गुरु अपना स्वाभाविक फल जो कि सबकी हेल्पिंग नेचर का है वह नहीं दे पाएंगे। अब मान लेते हैं कि गुरु सूर्य की राशि में होते, तो ऐसी स्थिति में वह जातक उन पर ध्यान ही नहीं देगा, बल्कि सोचेगा लोग तो ऐसे ही होते हैं, उनके सोचने से हमें क्या फर्क पड़ता है। वहीं यदि गुरु चंद्रमा की राशि में होता तो यहाँ चंद्रमा भावनाएं हैं, इसी कारण से शुरू में तो उसे बुरा ही लगता कि लोग उसके बारे में कैसा सोचते हैं, किंतु इस चंद्रमा की राशि में गुरु उच्च का होता है, इसी कारण से थोड़ी देर बाद वह सोचेगा कि लोग तो अच्छे लोगों के बारे में हमेशा बुरा ही बोलते हैं, इससे यह अर्थ थोड़ी है कि हम लोगों की भलाई करना छोड़ दें। तो इस प्रकार से जो भी ग्रह जिस भी राशि में बैठा हुआ है उसके अनुसार उसका स्वभाव बदलता चला जाएगा। तो यहाँ दशा के लिए बहुत सी चीज़ें देखना अनिवार्य है, किंतु हम आपको एक छोटा सा हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि किस प्रकार से आप दशाओं को थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि दशाओं को समझने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं कि वास्तविकता में दशा किस प्रकार काम कर रही है। पर हम उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दशा समझने में आसानी अवश्य होगी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।